उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग रतौली के पास भीषण सड़क हादसा। अलकनंदा नदी में गिरी टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 10 से 14 लोगों की मौत। एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे पर सीएम धामी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। कहा कि प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 10 जुलाई को मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर होगा मतदान। 36 प्रांतों से आए गौ प्रमुखों संघ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की बैठक। 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दिल्ली में चलेगी गौ संसद। 4 धाम में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ बद्रीनाथ में हल्की बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली कटौती से मिलेगी राहत। बढ़ेगा उत्पादन और बैटरी में भी होगी स्टोरेज। 3 मेगावाट बिजली बैटरी में कैद करने का ट्रायल जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुद्रप्रयाग में हादसे की खबर से, जहां पर अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं आपको, रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में अब तक 14 लोगों की भी मौत हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्स में भर्ती घायलों का हाल जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ऋषिकेश। दो घायल व्यक्तियों का एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है, जो ज़रूरी है, सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लापरवाही सामने पे आई तो कुछ कार्रवाई होगी उसकी जांच के आदेश दे दें। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देख रेख सुरक्षा उसमें है, उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए ज़रूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें बहुत से यात्रियों को प्रॉब्लम हुई है। एम्स में 7 पेशेंट आए थे, उसमें से 2 ब्रॉड डेड थे और 2 जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और रेड एरिया में उनका केयर हो रहा है और 3 पेशेंट जो हैं वो ठीक स्थिति में। अभी सीएम साहब पहुंचने वाले हैं तो उसको लेकर के कुछ मैम जो आपने वो आके उनको मिलने आ रहे हैं तो मैम जो आपने निरीक्षण किया तो किस तरह की हालत है उनकी और कहाँ पर वो रखे गए पेशेंट? मैंने आपको बताया कि वो रेड एरिया में हैं 2 पेशेंट और बाकी के 3 पेशेंट भी उधर ही हैं, पर वो इतने सीरियस नहीं हैं, लेकिन उनका मॉनिटरिंग हो रहा है। पोस्टमार्टम को लेकर पोस्टमार्टम तो होता ही है, जो भी मेडिकल लीगल पेशेंट्स होते हैं, जैसे 2 पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड हैं उनका पोस्टमार्टम। तो टोटल 7 पेशेंट आए थे? हाँ जी। 2 की डेथ हुई? हाँ जी, डेथ नहीं हो गई है, वो ब्रॉड डेड थे। ब्रॉड डेड ही आए थे? हाँ। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसे का मामला। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम धामी ने एम्स का निरीक्षण किया और उसी पर रुद्रप्रयाग हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। अमित शाह ने रुद्रप्रयाग सड़क हादसे पर जताया है दुख। एक्स पर पोस्ट कर जताया है दुख। मेरी संवेदनाएं जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ है। प्रशासन एसडीआरएफ राहत बचाव के कार्य में जुटी है। घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने सड़क हादसे पर जताया दुख। पुष्कर सिंह धामी ने भी, उत्तराखंड के सीएम ने भी इस पर ट्वीट किया है। जनपद रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने
का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सक केंद्र पर उपचार हेतु भिजवा दिया गया है। और इसी खबर में हमारे साथ कविंद्रे सिजवान है, एसडीआरएफ प्रभारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। और जिस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है, अभी कितना रेस्क्यू हो चुका है और कितने लोग उस टेम्पो ट्रैवलर में सवार थे? हाँ जी, हेलो जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, मैं सवाल ये था कि वहाँ पे जो हमारी टीम काम कर रही थी, तो उनके द्वारा अभी तक जो बताया गया है कि वहाँ पे कुल 26 मतलब लोग इस टेम्पो ट्रेवल में थे, जिसमें से 10 की तो वहीं पे डेथ हो चुकी थी और 2 रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में डेथ हुई थी और 2 एम्स में हुई थी। टोटल 14 लोग बताए गए हैं जिनकी डेथ हुई है और 10 लोग घायल हैं। जी, और सर रेस्क्यू के काम कहाँ तक पहुँचा है? मतलब रेस्क्यू हो रहा है या हो चुका है? रेस्क्यू फिलहाल समाप्त हो चुका है अभी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो एसडीआरएफ प्रभारी ने ऐसा बताया कि उसमें से 10 से 12 लोग घायल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वसंत कश्यप जुड़ चुके हैं। वसंत, एक बड़ा हादसा हुआ है ट्रैक्टर ट्रॉली से। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये ट्रैक्टर ट्रॉली में ये कौन लोग सवार थे? वसंत, अपने आप को अनम्यूट करिए। वसंत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी सर, अपना सवाल दोहराइएगा। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग इस पूरी बस जो ट्रैवलर ट्रॉली जो थी, इसमें कितने लोग सवार थे और ये कहाँ से आ रहे थे? कौन लोग थे ये? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के लिए आज बहुत अच्छा दिन नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर ये रौतेली गांव है, जहां पर ये टेम्पो ट्रैवल है जो सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुआ और अलकनंदा में 200 मीटर गहरी खाई में जाकर के समा गया है। उसके बाद आपदा प्रबंधन को एक कॉल आती है 11:30 बजे तकरीबन, और उसके बाद आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ सक्रिय होती है और तमाम जो अलकनंदा में समाये लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद वहां से जो मौके पर है 10 तीर्थ यात्रियों की जो वो है डेड बॉडी वहां से बरामद की जाती है और 2 लोगों को घायल अवस्था में रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में भेजा जाता है। वहां पर भी 2 जो तीर्थयात्री उनकी डेथ हो जाती है और उसके साथ ही एयरलिफ्ट करके यहाँ 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में लाया जाता है, जहां पर 2 ब्राउन डेथ एम्स निदेशक का कहना है कि जो 2 लोग हैं उनका ब्राउन डेथ हो चुका है, जबकि 5 जो यात्री है वो यहाँ पर गंभीर अवस्था में जिनका उपचार चल रहा है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर तमाम जो घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि तमाम जो घायल लोग हैं ये जो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए थे या फिर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आए थे, उनका बेहतर से बेहतर उपचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक उस गाड़ी का नंबर नहीं पता लगा है, क्योंकि नंबर प्लेट के जरिए से उन तमाम जो यात्री उनकी पहचान हो पाएगी, लेकिन
अभी देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर पहुंचे तो उनमें से 14 जो लोग हैं उनकी तकरीबन एसडीआरएफ की जो प्रभारी है रविंद्र सर वो घायल अवस्था में, जिसमें 5 जो घायल है वो ऋषि है जिनकी स्थिति अभी नाजुक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसंत तमाम जानकारी के लिए। पूरी खबर पर आप लगातार नज़र बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो रुद्रप्रयाग में एक भीषण सड़क हादसा होता है जहां पर अलकनंदा नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो ट्रैवलर ट्रॉली समा जाती है और वहां पर 14 लोगों की मौत हो जाती है। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है जहां पथरी क्षेत्र के काठी पीर के सालाना उर्स मेले की टेंडर प्रक्रिया लक्सर एसडीएम कार्यालय में 40,70,000 में संपन्न की गई, जबकि कहीं अन्य ठेकों के टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले हुई काठा पीर मेले में के उर्स की टेंडर की प्रक्रिया की बोली लगाई गई थी, जिसमें तहसील में तैनात कर्मचारी के बेटे के द्वारा ठेका छुड़वा दिया गया था, जिस पर कुछ व्यक्तियों पर द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आपत्ति दर्ज पर मेला प्रभारी व एसडीएम भगवानपुर द्वारा मेले की टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। आज फिर लक्सर एसडीएम कार्यालय में 40 लाख से बोली शुरू हो गई, जिसमें सभी बोली दाताओं ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई और इस बार लगभग 40,70,000 रुपए की बोली के संपन्न कर दिया गया, जिसमें सरकार 20 लाख रुपए से अधिक को रेवेन्यू नुकसान हुआ है। पिछली बार 60,50,000 की बोली संपन्न की गई थी। पिछली जो बोली लगी थी उसमें लोगों ने ये शिकायत करी है कि प्रॉपर बोली नहीं हो पाई थी, इस वजह से कैंसिल किया गया और आज सबके सामने ये फिर से बोली लगी है और आज इसको नियमानुसार किया जा रहा है। सर जब प्रॉपर बोली कौन होगा? देखिए उस समय बोली प्रॉपर नहीं लग पाई थी, इसी वजह से वो कैंसिल किया गया था। ठीक है, आज इसको प्रॉपरली सबके सामने, मैं खुद भी यहाँ पे हूँ और इसको बोली को आपके मीडिया के सामने भी, आप लोग भी यहाँ पे थे, सबके सामने बोली ओपन ऑक्शन के थ्रू हुई है, जिसमें 40,70,000 में पार्किंग आदि का टेंडर गया है। सर अगर बोली प्रॉपर नहीं हुई थी तो उसको क्लियर नहीं हुआ टेंडर, इसलिए रिटेंडर करना पड़ा। देश भर में 52 शक्तिपीठों में शामिल नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। जी हाँ, माँ नैना देवी का स्थापना दिवस है, तो यहाँ आज दिन भर में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हुए थे, भजन कीर्तन और बाहर विशाल भंडारे का भी आयोजन था और यहाँ पे भक्तजनों की बहुत भीड़ थी। हम सुबह से ही यहाँ पे बैठे हैं और जो भी माँ से मांगता है उसकी मुराद, उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। और हम तो कैंची धाम के दर्शन करने आए थे, तो हम नैनीताल घूमने आए, हमें पता लगा नैना देवी माता का भी आज स्थापना दिवस है, तो यहाँ पर भी मनोकामना मांगने चले आए, माता के दर्शन करने चले आए। भंडारा भी लग रखा है बाहर, बहुत बढ़िया। हमने वो उसमें भंडारा तो अभी नहीं लिया, लेकिन हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, जैसा लगा कि यहाँ पर भव्य का यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मेन चीज़ यहाँ पर जो जिस ट्रिप में आए हम लोग, कथा का आयोजन किया, उसका भी लाभ मिला। तो सबसे मुख्य बात तो हम लोगों के लिए यही रही कि विशेष दिन में आने का मौका मिला। टाइम आए, जिस तरह से सुना, जिस तरह से नाम था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए माता जी का यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत भाग्य की बात है कि स्थापना दिवस वाले दिन हम लोग को एट अ टाइम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो स्पेस है, एकदम खुला माहौल, नेचर, ये सब देखने को मिलता नहीं है सिटी में। यहाँ पे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। मंदिर में आराम से दर्शन करना, कोई भीड़ है लेकिन फिर भी बहुत जल्दी भी सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा है। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को 1884 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और इसी रूप में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को ये मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ शुक्ल नवमी आज 15 तारीख को पड़ी है। संयोग से आज ही के दिन कैंची में तो हर साल 15 को ही होता है, तो कैंची के साथ ये मिल भी रहा है। संयोग है, एक दुर्लभ संयोग है कहना चाहिए। तो सन 1984 में ये ट्रस्ट बना था, 40 साल इस ट्रस्ट को हो गए हैं और तब से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि स्थापना दिवस समारोह ज़्यादा अच्छे ढंग से मनाया जाए। इस बार हमने इसमें
पिछले साल से इसमें हमने ये श्रीमद् देवी भागवत की 9 दिवसीय कथा को भी जोड़ दिया है और जिसमें बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया सारे श्रद्धालुओं का और विशेष रूप से पर्यटकों का, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं इस तरह से सनातन धर्म का ये स्वरूप कई जगह लोगों ने देखा ही नहीं है, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और नैनीताल के श्रद्धालुओं को एक अच्छा मौका मिला है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार लोकसभा से जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का सभी विधायकों ने सभी विधानसभा में उनका स्वागत किया जा रहा है। आज लक्सर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने उनके सामने अवैध खनन और ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर आ रही परेशानियों की रखी। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही बातचीत कर ट्रेनों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार जिले में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने सख्ती दिखाई और कहा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ विषय आए हैं, मैं उसके बारे में रेल मंत्रालय से बातचीत करके आगे की कार्रवाई के लिए कहूँगा। सर, कुछ खनन कर्मी लोग देखिए, यहाँ पर कुछ किसान मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी किसान अगर किसी को इस ढंग से अवैध रूप से उनके साथ या गलत उनके साथ व्यवहार हो रहा है तो हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से वो मेरे पास आएंगे तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे। अन्याय नहीं होने दिया जाएगा किसी का। चलिए, अब कांग्रेस का क्या कहना है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे दोनों प्रत्याशियों को हम जिताने के लिए चुनाव लड़ाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को जीतने की रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही साथ प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं भाजपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए, जबकि कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशियों का नाम पर मंथन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पैनल तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मैंगलोर से अकेले पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में रखा है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला को नाम पैनल में शामिल किया। वहीं भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मैंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनावी घमासान खत्म होने के बाद अब राज्यों की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 10 जुलाई को राज्य की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सत्ताधारी दल भाजपा ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मैंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी चयन पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ और मैंगलोर उपचुनाव में हाल ही में दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देकर साफ कर दिया है कि पार्टी के पास योग्य नेताओं का संकट है। देखिए, मंगलोर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और जहां तक प्रत्याशी चयन की बात है, कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक मंडल बद्रीनाथ विधानसभा के दौरे पे गया था। उन्होंने वहां पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत की है और पार्टी प्रत्याशियों का पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व को कल सौंप दिया था और प्रदेश नेतृत्व ने उसको हाईकमान को भेज दिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दोनों विधानसभा सीटों पर कर दी जाएगी। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के पास तो अपनी पार्टी में कोई कार्यकर्ता ऐसा मिला ही नहीं जिसे वो चुनाव लड़ा सके। फरीदाबाद से जो है आयातित प्रत्याशी आया है, धन बली बताए जा रहे हैं।
बद्रीनाथ में भी आप देखिए कि तोड़ फोड़ के सहारे जो है दूसरी पार्टी से प्रत्याशी लाया गया है। तो भाजपा अपने को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, कैडर बेस पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन पार्टी की पोल यहाँ पे खुल गई कि उसके पास कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसे वो चुनाव लड़ा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में, और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है, और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं, और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। कांग्रेस का आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दरअसल मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों को जीतने से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस अभी प्रत्याशियों पर मंथन के साथ ही भाजपा पर दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देकर पार्टी में योग्य नेताओं के संकट होने का दावा कर रही है। हरिद्वार जिले की जनता का हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद और प्रेम कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। आप 2022 के चुनाव में देखिए, जहां बहुत सी सीटों पर हमें हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं हरिद्वार जिले से सर्वाधिक यदि जीत दर्ज कराई तो वो कांग्रेस के विधायकों ने है, प्रत्याशियों ने है। और वहीं मंगलौर से बद्रीनाथ जी से जो कैंडिडेचर है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। मंगलौर में अपना कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए लाना पड़ा जिसका उत्तराखंड से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, जो कभी खनन के कारोबार से जुड़ा रहा तो कभी भूमि के कारोबार से जुड़ा रहा, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ता है, उत्तर प्रदेश से आरएलडी के टिकट पर लड़ता है, बसपा से चुनाव लड़ता है और अब भाजपा का कैंडिडेट बन गया है। तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ में आप देख लीजिए, बद्रीनाथ जी में तो ये हालात हैं कि राजेंद्र भंडारी को बमुश्किल 2 महीने भी नहीं हुए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करे हुए, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में तो पहले ही बहुत उथल पुथल थी उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। लोग एक राय नहीं थे और सहमत नहीं थे अपने पार्टी हाईकमान से, और उनको आज कैंडिडेट बना दिया गया है। कितना कार्यकर्ता साथ देंगे, कितना कैडर वोटर साथ देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या है, यही तो राजनीति है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्यार में, मोहब्बत में सब जायज है। यही तो तिकड़म है, कौन सा पत्ता कब चलना है, कैसे चलना है, कहाँ चलना है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। अंतवा गत्वा वोट तो कमल के निशान पर ही पड़ना है। तो देश काल परिस्थिति समय को देखते हुए किसको चुनाव लड़ाना है और कौन लड़वाएगा, यह सब जो है संगठन देखता है, सरकार उस पर अपनी राय दे देती है। तो यही राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। कब आगे बढ़ना है, कब खींचे करना है, कब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करना है, और जो कार्यकर्ता जिताऊ हैं, अगर वो बाहर से भी आए हैं लेकिन जिताऊ हैं, तो उनको लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। तो ये सब राजनीति का एक पार्ट है, ये अंग है। कुल मिलाकर लोकसभा के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निश्चित ही भाजपा लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मैंगलोर सीट पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है, जबकि दूसरी सीट बद्रीनाथ की है, जहां से लगातार विधायक बनते आ रहे राजेंद्र भंडारी भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में क्या बद्रीनाथ की जनता दल बदलू नेता को फिर से जिताएगी? आखिर कांग्रेस इन दोनों सीटों में क्या जिताऊ उम्मीदवार उतार पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।